डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 9 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 10 का। ये लास्ट लेक्चर है थ्योरी का। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिपर टैंक के बारे में। रिपर टैंक जो है वो ऐसी डिवाइस है जिसमें हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिपर टैंक पर जो है वो हम वाटर वेव्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे। आज हमने जो प्रॉपर्टीज हैं वाटर वेव्स की वो डिस्कस करते हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हमारे पास है, when waves moving in one medium fall on the surface of another medium they bounce back। तो हमारे पास जो कीवर्ड है वो है बाउंस बैक, रिफ्लेक्शन into the first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection। ये जो बात यहाँ पर कही गई है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो वेव्स आएंगी वाटर की वो जिस मीडियम से आएंगी वो दूसरे मीडियम को टकराकर पहले मीडियम में वापस चली जाएंगी। रिफ्लेक्शन के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो बाउंस बैक है, यानी कि वेव्स का टकराकर वापस उसी मीडियम में चले जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगर ऐसा ना हो तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी। दूसरा जो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन होने के लिए इस कानून का पूरा होना जरूरी है, वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो देखते हैं ये हमारे पास जो है ये बैरियर हो गया, रुकावट हो गई जो हमने रिपल टैंक में रखी है। रिपल टैंक आपने पढ़ा होगा कि हम उसमें जो है वो रिपल टैंक में रुकावट रखते हैं जो यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रही है, सेकंड मीडियम का। तो वाटर वेव जो है वाटर में फर्स्ट मीडियम में वहां से वेव्स आती हैं, ये हमारे पास जो है वेव्स आ रही है जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव्स होगी। तो ये आकर जब टकराती हैं, टकराने के बाद वापस जाएंगी, ये इंसिडेंट वेव्स होगी। ये हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडीशन होगी जब वो टकराती हैं इंसिडेंट वेव का। जब ये टकराती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये हमारे पास होगी रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए, तब हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्शन होगी। एक तो क्लियर ये होता है कि बाउंस बैक होती है, दूसरा दोनों एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं तो वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है। ये हमारे पास उसका प्रूफ हो गया। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में दो चीजें हमारे पास लाजमी तौर पर होती हैं, एक तो चेंज ऑफ मीडियम होती है, मीडियम तब्दील हो जाता है। दूसरा बेंडिंग होती है कि जो हमारे पास वेव है उसकी बेंडिंग हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन है हमारे पास, इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जरूरी होगा कि जब भी रिफ्रैक्शन होगी मीडियम चेंज जरूर होगा। एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस, और डायरेक्शन भी चेंज होगी। वहां पर भी दो बातें थी, बाउंस बैक होना और एंगल ऑफ इंसिडेंस का बराबर होना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यहां पर भी दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो मीडियम का चेंज हो जाना, दूसरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल का चेंज हो जाना। तो यहां पर हमारे पास ये रिपर टैंक का भाई हमारे पास ग्लास ट्रे हो गई जिसमें हमने वाटर वेव्स प्रोड्यूस किए हैं, वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये वो वाला हमारे पास वाइब्रेटर हो गया जिसको हम इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा हुआ था, ये टच करता था तो ये वेव्स पैदा होती थी। तो अब हमने इसमें चेंज ऑफ मीडियम इस तरह किया कि यहाँ पर हमने कोई बुक रख दी या कोई ऐसी चीज रख दी जिसकी वजह से इस पानी की गहराई कम हो गई। ये हमारे पास शैलो वाटर बन गया। अब इसकी गहराई कम हो गई कुछ चीज रखने की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा हो गया इसका लेवल, ये शैलो वाटर हो गया और ये फिर हमारे पास डीप वाटर हो गया। तो जब हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं डीप वाटर में उनकी स्पीड ज्यादा होती है, जो ही वो एंटर होते हैं, ये हमारा बाउंड्री है डीप वाटर और शैलो वाटर के दरमियान, जो ही वो शैलो वाटर में एंटर होती है उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो गई और दूसरी चीज जो हमने नोट की, वेव लेंथ। यहां पर वेव की लेंथ ज्यादा है और यहां पर वेव लेंथ कम हो गई, स्पीड भी कम हो जाती है और वेव लेंथ भी कम हो जाती है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था v = f लैम्डा। तो यहां पर हम देखते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है लैम्डा के। तो हमारे पास स्पीड और वेव लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर स्पीड भी ज्यादा है तो वेव लेंथ भी ज्यादा है। यहां पर स्पीड भी कम हो गई और वेव लेंथ भी कम हो गई। और यहां पर हमने किसको कांस्टेंट रखा है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो इन वेव्स की है वो डिपेंड कर रही है इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी पर। जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है वो तो हमने चेंज नहीं किया, तो इसलिए यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। एक तो ये बात आपने नोट की कि चेंज ऑफ मीडियम हुआ, यहां से मीडियम जो है वो चेंज हो गया। दूसरा हम ये देखते हैं कि जब
जब बीच से आएंगी तो उनका रास्ता ये होना चाहिए था, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ये थी, लेकिन वो बेंड हो गई जिसकी तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो ये बेंडिंग ही हमारे पास क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की हम डेफिनेशन करते हैं, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो दरअसल वेव को बेंड करना किसी कॉर्नर के किसी स्लिट के जरिए से जो है वो उसको हम वेव को बेंड करते हैं, मोड़ देते हैं, उसको हम डिफ्रैक्शन कहेंगे। यहां पर हमने दो तरह की डिफ्रैक्शन शो की है। एक जो स्लिट है उसमें हमने जो है नैरो होल रखा है, यानी कि उसका थोड़ा फासला है हमारे पास, तो ये तकरीबन कंपेरेबल है वेवलेंथ के, जिस तरह ये हमारे पास वेवलेंथ होगी उतना ही तकरीबन डिस्टेंस हमने यहां पर रखा है। तो यहां पर क्लियर बेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो अब हमने जो है स्लिट का जो है वो फासला ज्यादा कर दिया, ठीक है, लार्ज स्लिट कर दी, तो हमारे पास कॉर्नर से सिर्फ बेंडिंग हो रही है। ये जो इस तरह की हमारे पास बेंडिंग या स्प्रेडिंग हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई। इंशाल्लाह अगले